नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। तो चुनाव का दूसरा चरण 26 तारीख को है। 26 तारीख को दूसरे चरण का मतदान है। तो इसको समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में, ख़ासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर चुनाव है उसका गणित क्या कहता है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेरठ की बात की थी, आज बात करेंगे बागपत की, समझेंगे वहाँ चुनावी समीकरण है क्या और संभावनाएं क्या हैं। लेकिन इससे पहले ज़रा प्रधानमंत्री जी के प्रचार अभियान पर एक नज़र डाल लेते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कैंपेन स्टार्ट किया था तो उनका कैंपेन का नारा था और शुरुआत थी, अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार की हकीकत क्या है? क्या वाकई में ऐसी संभावना, ऐसी उम्मीद बीजेपी को नज़र आ रही थी कि उनकी सीटें 400 पार होंगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। बीजेपी को खूब अच्छे से पता था कि वो बहुमत तक पहुंचने के लिए संघर्षरत हैं और बहुमत तक पहुंचने के लिए उनको बहुत कवायद करने की ज़रूरत है। फिर 400 पार का नारा क्यों दिया गया? केवल इसलिए कि मीडिया में, टेलीविज़न की बहस में, अखबारों की सुर्खियों में केवल 400 पार का और उसके बारे में चर्चा हो कि क्या बीजेपी 400 पार हो रही है या नहीं। इसका मकसद ये था कि बहुमत तक पहुंच रही है या नहीं, इस खबर को कैसे दबाया जाए। इसमें बीजेपी और ख़ास तौर से मोदी जी की जो पीआर एजेंसी है उसको महारत हासिल है। चुनाव आगे बढ़ा। सबसे पहले राम मंदिर को भुनाने का प्रयास किया गया, लोगों ने नकार दिया। फिर गारंटीज़ की बात हुई, गारंटीज़ की भी हवा निकल गई, क्योंकि सबको पता है कि उज्ज्वला योजना और 5 किलो राशन अब लोगों को भारी पड़ने लगा है। उज्ज्वला योजना की हकीकत सामने आ रही है। बहुत सारे वीडियोस आपने भी देखे होंगे कि बहुत जगह ये कहा गया, बहुत लोगों को ये कहते सुना गया। उन गृहिणियों को जब पूछा गया जिनको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, तो उनसे पूछा गया कि उज्ज्वला योजना से आपको कितना फ़ायदा हुआ। तो उन्होंने कहा कि पहली बार जब स्कीम आई और हमको सिलेंडर मिला तो उसके बाद 1-2 महीने तो मुश्किल से भरवा पाए, लेकिन अब सिलेंडर में गैस भरवाने के भी पैसे नहीं हैं, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। यही हाल कमोवेश 5 किलो राशन का भी है। 5 किलो राशन के मुद्दे पर जब आप किसी से बात करें, हर आदमी ये कहते हुए मिलता है कि 5 किलो राशन से कुछ होने वाला नहीं है। उनको तेल भी ख़रीदना है, उनको दालें भी ख़रीदनी है, उनको मसाले भी ख़रीदने हैं, बच्चों की फ़ीस भी देनी है। अकेले 5 किलो राशन से उनकी गरीबी दूर नहीं हो रही है, गरीबी का बोझ उनका कम नहीं हो रहा है। तो लोग अब 5 किलो राशन पर भी वोट करने को राज़ी नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी ने फिर पैतरा बदला और पैतरा बदल करके वो आ गए अब मंगलसूत्र पर। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि मंगलसूत्र पर आए क्यों आना पड़ा मंगलसूत्र पर? तो शायद इसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा हुआ उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। गांव-गांव और शहर-शहर ये बात पहुंच गई कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई बड़ा घोटाला हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे किस तरह से चंदा उगाया गया, किस तरह से चंदे की जबरन वसूली हुई। जब ये गांव-गांव तक पहुंचने लगा, ये भ्रष्टाचार का रूप लेने लगा इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा मसला, तो उस पर शुरुआत में तो कुछ सफाइयाँ देने का प्रयास किया कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं होता तो ये सारा मनी टेल कैसे पता चलता और इसका खुलासा कैसे होता। उसके जवाब में बताया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया जिसमें कहा कि देश के नागरिकों को चंदे का स्रोत जानने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। जब ये चर्चा का विषय बना तो अब इससे हटना ज़रूरी था। इससे पूरा ध्यान भटकाने के लिए मंगलसूत्र तक आ गए। बीजेपी का और प्रधानमंत्री जी का खास तौर से कहना है कि जबरन माताओं बहनों के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, उनकी जब्ती कर ली जाएगी और उसके बाद उनको, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, उनको बांट दिया जाएगा। किस तरह के बचकाना बयानों पे हमारी राजनीति आके टिक गई है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान भटकाने की कोशिश, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी जिस पे बहुत सारे सवाल उठना चालू हुए, उनके स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरह का मखौल और मजाक बनाया गया, उनके स्वास्थ्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया गया, इस सबसे ध्यान हटाने की कोशिश, ये मंगलसूत्र का नया अभियान है प्रधानमंत्री जी का, और इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष भी घिरता नज़र आ रहा है। अगर बात करें तो तेजस्वी यादव बिहार में बहुत शांति से अपना प्रचार कर रहे हैं और उनका पूरा फोकस है वहाँ नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट का जो फेल्योर है उसको वो गिना रहे हैं। अपने वक्त में दिए गए रोज़गार
के बारे में लोगों से बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार जब भागीदारी की बनी तो हमने वहाँ लोगों को रोजगार दिया। अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में समझा रहे हैं, लोगों की समझ में आ रहा है, लेकिन कांग्रेस लगता है कि ट्रैक से हट गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कैंपेन बिल्कुल फोकस्ड है और वो अपने सारे मुद्दों पर है, और अरविंद केजरीवाल जी को किस तरह से झूठे केस में फंसाया गया उसके तमाम दलीलें आम आदमी पार्टी दे रही है। वो शरद रेड्डी की बार बार याद दिलाती है, जिससे बीजेपी ने चंदे के रूप में घूस खाई और उसको जेल से मुक्ति मिली। उसी के बयान पर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया। ये सारी चीज़ें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। कांग्रेस डिफेंसिव मोड में है, जबकि उसको अटैक जारी रखना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं इसमें तो कामयाब हुए ही हैं। चलिए खैर, अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे चरण के मतदान की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी हॉट सीट है बागपत। कल हम लोगों ने मेरठ की बात की थी, मेरठ का पूरा गणित आपको समझाया था। आज बात करते हैं बागपत की। तो बागपत का जो जातीय समीकरण है वो ये कहता है कि वहाँ जाट मतदाता सबसे ज़्यादा संख्या में हैं। जाटलैंड बोला जाता है पूरा एरिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये एरिया जाटलैंड में ही आता है बागपत, और वहाँ जाट मतदाताओं की संख्या है 4 लाख। जबकि दूसरे नंबर पर मुस्लिम मतदाता हैं जिनकी संख्या है 3.5 लाख। दलित यहाँ अच्छी खासी तादाद में है, 1.5 लाख दलितों की भी तादाद है यहाँ। यादवों की संख्या 50,000 है। गुर्जर राजपूत मिलाकर के 1 लाख हो जाते हैं। त्यागी ब्राह्मण भी होते हैं, लेकिन त्यागी और ब्राह्मण मिलाकर के हो जाते हैं 70,000। तो अब यहाँ पर जो चुनाव है वो पूरा का पूरा इसी जातीय आंकड़े के अंदर घूमता हुआ नज़र आ रहा है, और बहुत नज़दीकी त्रिकोणीय मुकाबला है। ये त्रिकोणीय मुकाबला मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आरएलडी और बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए का, उसने डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को, जो चौधरी चरण सिंह जी के परिवार के काफ़ी नज़दीकी हैं, उनको वहाँ से अपना कैंडिडेट बनाया है। वो जाट समुदाय से आते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी जाट प्रत्याशी पर दांव खेला है और मनोज चौधरी जो युवा हैं उनको वहाँ अपना प्रत्याशी बनाया है। टीएसपी ने प्रवीण बंसल को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब समझते हैं कि पूरा समीकरण आखिर है क्या। आरएलडी जब वहाँ चुनाव लड़ती थी तो उसको जाट और मुस्लिम समुदाय का वोट मिलता था। बाद बाकी क्षत्रिय हों, ब्राह्मण हों, गुर्जर हों, ये सब मिला करके वहाँ पोलराइजेशन होता था, और बीजेपी वहाँ से पोलराइज करके जो अदर कास्ट के जो ओबीसी और सारे लोगों को इकट्ठा करके वो वहाँ से चुनाव जीत जाते थे। पिछले 2 चुनाव में वो जीते। वहाँ अजीत सिंह जी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार का जो चुनाव है उसके समीकरण बहुत रोचक हैं। अब आप समझिए कि 3.5 लाख जो मुस्लिम मतदाता हैं ये बहुत अहम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आरएलडी से भी जाट प्रत्याशी हैं और एसपी से भी जाट प्रत्याशी हैं। एसपी से जो जाट प्रत्याशी हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा जाटों के वोट काटने में कामयाब नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो जितना भी वोट काटते हैं वो आरएलडी का वोट काटेंगे, बीजेपी का वोट काटेंगे, एनडीए का वोट काटेंगे। और उनके साथ प्लस होता है, अगर एक तरफा जो सुनने में आ रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग एक तरफा वोट करेंगे, जहाँ भी जाएंगे वो इकट्ठे होकर के जाएंगे। अगर वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मनोज चौधरी को वोट करते हैं, 3.5 लाख जो मुस्लिम मतदाता हैं वो, प्लस जो वहाँ 50,000 यादव वोट है वो, और जाट वोटों में से जितनी भी सेंध लगा लेते हैं मनोज चौधरी, वो उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। एक अहम फैक्टर भी है कि इस पूरे एरिया में राजपूतों ने चुनाव का बहिष्कार कर रखा है, और कम से कम उन्होंने ये तय किया कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो वो उनका परंपरागत वोट था जो अब भारतीय जनता पार्टी को मिलना शायद मुश्किल होगा। वही हाल त्यागी समाज का भी है। त्यागी समाज ने भी यहाँ बहिष्कार किया है, और वो चुनाव में या तो बीजेपी को और एनडीए के प्रत्याशी को हराने के लिए वोट करेंगे, वरना वोट नहीं करेंगे, जो अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। अब बात करते हैं बीएसपी की। तो बीएसपी यहाँ खेल बिगाड़ सकती है समाजवादी पार्टी का, अगर वो मुस्लिम वोट में सेंध लगाने में कामयाब हुई तब। प्रवीण बंसल जी हैं, और इनको उम्मीद ये है कि जो वहाँ 1.5 लाख दलित है वो, प्लस वहाँ मुस्लिम वोट है, उसको मिला करके कि चुनाव में अपनी बैतरणी पार करना चाहते हैं। तो अब यहाँ सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि मुख्यतः लड़ाई त्रिकोणी है, लेकिन ये आमने सामने का मुकाबला हो जाता है डॉक्टर राजकुमार सांगवान और प्रदीप चौधरी जी के बीच। प्रदीप चौधरी के साथ एक
सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये कि अगर वो जाट वोटों को काटने में कामयाब रहे तो यादव और मुसलमान उनको प्लस करेगा और वो इस लड़ाई में बहुत नज़दीक खड़े हैं, ऐसा अभी तक नज़र आता है। लेकिन फिर भी मामला त्रिकोणीय है, बीएसपी या एसपी का खेल बिगाड़ सकती है। अगर बीएसपी ने एसपी का खेल बिगाड़ा तो डॉक्टर राजकुमार सांगवान चुनाव जीतेंगे। अगर मुस्लिम मतदाताओं में सेंध नहीं लगती है और यादव मुस्लिम का समीकरण या कॉम्बिनेशन बनता है, मनोज चौधरी अगर वहाँ जाट वोटों में सेंध लगा लेते हैं तो वो फिर बढ़त बना ले जाएंगे। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चरण नई मुश्किल, नई मुसीबत लेकर के सामने खड़ा है। प्रधानमंत्री जी पूरे प्रयास में हैं कि इस पूरे चुनाव में उनके पिछले कामों का हिसाब न लिया जाए, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी पे कोई बात ना हो, जबकि जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे से पूरे इलेक्शन को डीरेल करना चाहते हैं और भटकाना चाहते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि इसके रिज़ल्ट तो 4 जून को आएंगे। क्या होता है आने वाले समय में ये तो वक्त बताएगा। 4 तारीख को इसके नतीजों का हम लोग सबको इंतजार रहेगा। कल बात करेंगे किसी और सीट की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। इस उम्मीद के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका लाइक, शेयर, कमेंट इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा।